माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं रेड कॉरिडोर के नाम से जो पूरा क्षेत्र जाना जाता था, 12 राज्य, 70% भूभाग और 20 करोड़ की आबादी एक क्षेत्र में रहते सभी आदिवासी भाइयों बहनों की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चर्चा का आज यहां पर हमें परमिशन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय और उनके भविष्य को अंधेरे में घेरने वाली ये पूरी व्यवस्था एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद में उजागर हो और पूरी दुनिया उसको जाने। मगर लंबे समय तक इसको मौका नहीं दिया और मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है कि देश और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम जो 1970 से लेकर 2026 तक चला, उस घटनाक्रम के बारे में आज संसद में चर्चा हो रही है। मान्यवर, ये थियोरी का जो प्रचार कर रहे थे वो एक गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी, सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला? पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा।
सरकार संवेदनशील है, सभी समस्याओं को सुनना चाहती है, निराकरण भी चाहती है। यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोज जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थियोरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, इसके लिए स्कूल नहीं बनी, मोबाइल टावर नहीं पहुंचने दिए, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी, और अब आप हिसाब मांग रहे हो। अरे भाई, जग थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। मान्यवर, मैं पूरा बताऊंगा। मान्यवर, 12 राज्य, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश के 3 जिले, ये पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर और वहां कानून का शासन समाप्त कर दिया। 12 करोड़ लोग गरीबी के अंदर सालों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मृत्यु हुई। एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। कई पूरा जीवन दिव्यांग बन गए, अपाहिज बन गए, नर्क का जीवन जी रहे हैं और उनके तक विकास भी नहीं पहुंचा। मान्यवर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत ने क्षीर नीर कर इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए, या अपने गढ़े गढ़ाई थियोरी लेकर घूमते रहना चाहिए? मैं बाद में बताता हूं कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। मान्यवर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के सामने स्वीकारा था कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में भी देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या हथियारी माओवादी, मगर कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, 35A हट गई, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है, जीएसटी इस देश में आज वास्तविकता बनकर रहा है, सीएए का कानून आ गया है, विधायी मंडलों में मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिया गया है। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी ना कभी हो, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो रही है। ये 12 साल एक प्रकार के देश के लिए बहुत शुभंकर साबित हुए। देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए, देश के युवाओं के लिए नई शिक्षा पद्धति लाने के लिए,
देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, इस देश के मूलों से न जुड़ी हुई पॉलिसियों को दरकिनार करने के लिए ये 12 साल में बहुत कुछ हुआ है। मगर मैं मानता हूं, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इसका रेटिंग करना चाहेगा कि ये सारी चीजों से सबसे बड़ा फायदा किस फैसले और किस सिद्धि से हुआ है, तो निसंकोच वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नक्सल मुक्त भारत को नंबर 1 पर रखने से जरा भी नहीं। मान्यवर, ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है, बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। और आज मैं फिर से एक बार इस चर्चा की शुरुआत में जो हजारों युवा मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान कर दिया, वो सभी को मन पूर्वक पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मान्यवर, जो विचारधारा है इसका विकास से कोई लेन देन नहीं, विकास के मांग से भी कोई लेन देन नहीं। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये इनका ध्रुव वाक्य है। और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विजय के लिए है। और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है, इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। यहां ढेर सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था 3 घंटे से कह रहे कि अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, लड़ने का तरीका क्या है? हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे। कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया। क्या हिमाकत कर रहे हैं? शहीद भगत सिंह और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के सामने लड़े, वो संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं? मान्यवर, राजनीतिक स्वार्थ से ऐसे विषयों में ऊपर उठ जाना चाहिए। यही विचारधारा कहती है दीर्घकालीन युद्ध ही हमारी विचारधारा को फैला सकता है। उनको अपनों का भी खून बहाने से कोई परहेज नहीं। और उनके आदर्श देखिए साहब, 10,000 साल के हमारे उपलब्ध इतिहास में कितने आइडियल आदर्श पुरुष, स्त्री, युवा हुए, एक बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। इन्होंने तिलका मांझी को अपना आइडियल नहीं समझा, भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह जी या सुभाष बाबू को अपना आइडियल नहीं समझा। इन्होंने आदर्श किसको कहा?
माओ को कहा। चीन का ये आदर्श तय करने में भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। मान्यवर, बस्तर का सिलेक्शन क्यों हुआ? एक कार्यक्रम था भारत मंडपम में, बस्तर क्षेत्र से जो अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे थे ऐसे युवाओं के साथ मेरा इंटरेक्शन था। तो मेरे नाश्ते के टेबल पर एक बच्ची बैठी थी। उसने कहा कि साहब, आप बता सकते हैं कि माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने हमारे बस्तर को ही क्यों चुना? मान्यवर, इस विषय को मैं जरा डिटेल बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 47 में जब हम आजाद हुए, संसाधन बहुत कम थे। एक लंबी गुलामी के कालखंड को समाप्त कर कर हम आजाद हुए थे। देश के अंदर विकास का नामो निशान नहीं था। दशकों तक, लगभग 2 सदी तक इस देश को गुलामी में लूटा गया। जब नया राज्य बना तो राज्य की पहुंच कुछ क्षेत्रों में सीमित रहेगी, थी ही नहीं, बढ़ानी थी। ये तो समय जाते जाते बढ़ेगी। और मान्यवर, क्योंकि संसाधन कम थे, रेवेन्यू कम थी, तो विकास भी परकोलेट होते होते हर क्षेत्र में एक साथ नहीं पहुंचता है। अगर रोड बनाने तो पूरे देश के एक साथ नहीं होते, अगर बिजली पहुंचानी है तो पूरे देश में एक साथ नहीं पहुंच सकती। तो दूर दराज के क्षेत्रों तक स्टेट की पहुंच की कैपेसिटी सीमित, वहां पर विकास नहीं पहुंचा था। राज्य का इकबाल, स्टेट का इकबाल वहां बुलंद नहीं हुआ था। अब ये कह रहे कि अत्याचार के खिलाफ, भाई अगर स्टेट पहुंचा ही नहीं था, सुनियोजित भेदभाव का वातावरण ही नहीं था, तो वहां अत्याचार कैसे हो गए? मान्यवर, एक कहानी घड़ी जा रही। सच्चाई ये है कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां स्टेट की पहुंच कम थी। इसलिए भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर इनके हाथ में हथियारें पकड़ाई। मैं कुछ दृश्य बाद में आपको बताऊंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश का ट्राइबल बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती, मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था। वो आदिवासी 47 से 70 आते आते माओ को अपना हीरो मानने लगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? मान्यवर, ये परिवर्तन विकास और अन्याय के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा है। विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। मान्यवर, मैं इसको और अच्छे तरीके से सदन के सामने रखना चाहता हूं। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से जुड़ी हुई नहीं है मान्यवर, वो वैचारिक है।
मैं आज 60s के 4 क्षेत्र पढ़ना चाहता हूं। एक, नक्सलबाड़ी, साक्षरता का दर 35% था। बस्तर, साक्षरता का दर 23% था। सहरसा, बिहार, जो नक्सलवाद से कभी प्रभावित नहीं हुआ, साक्षरता का दर 33% था। और बलिया, यूपी का नक्सलवाद से सटा हुआ, सोनभद्र से सटा हुआ जिला, वहां पर भी साक्षरता का दर 31% है। तो चारों स्थानों पर साक्षरता का दर कमोबेश समान था। प्रति व्यक्ति आय नक्सलबाड़ी में 500 रुपया थी, सबसे ज्यादा थी चारों क्षेत्रों में। बस्तर में 190 रुपया थी, सहरसा में 299 रुपया थी और बलिया में 374 रुपया थी। तो प्रति व्यक्ति आय भी चारों क्षेत्र में एक समान थी, मगर नक्सलवाड़ी और बस्तर में वामपंथी उग्रवाद पनपा और सहरसा और बलिया में नहीं, क्योंकि सहरसा और बलिया की भूगोल उनके अनुकूल नहीं थी। वहां घने जंगल नहीं थे, नदी नाले, छुपने की पहाड़ियां नहीं थी। हथियार लेकर अपनी मूवमेंट करने का, आदिवासियों को दबाने का, उनको जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की वहां पर अनुकूलता नहीं थी। अगर विकासी पैमाना होता, अगर प्रति व्यक्ति आय ही पैमाना होता, तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां 70 में विकास नहीं पहुंचा था। वहां क्यों नक्सलवाद नहीं हुआ? और मान्यवर, आज तो मैं इस सदन में ये विचार को सिरे से खारिज कर रहा हूं। हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है। संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? हमारे संविधान के सारे बताए हुए रास्ते सारे कुंद हो गए, बंद हो गए। संविधान ने हर चीज की व्यवस्था की। मान्यवर, फिर से मैं एक बार नक्सलवाद की, ये तो आप पर निर्भर करता है मान्यवर। मैं आज इस बहस को देख रहे भारत के युवाओं के लिए नक्सलवाद की टाइमलाइन भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, 1970 के दशक में नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलबाड़ी से हुई, बंगाल से हुई। 1971 के एक ही वर्ष में 3620 हिंसा की घटनाएं वहां पर हुई। 80 का दशक आते आते पीपल्स वॉर ग्रुप बन गया और फिर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश जब मैं बोलता हूं तो पुराना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों में फैले। 90 के दशक में दुनिया भर में जैसे वामपंथी विचारधारा सिकुड़ती गई, यहां पर भी उग्रवादी गुटों में और वामपंथी पार्टियों में विलय शुरू हुआ और 2004 में 2 प्रमुख गुट मिल गए, सीपीआई माओवादी का गठन किया। इस 70 से 2004 ये पूरा कालखंड में मान्यवर 4 साल छोड़कर
पूरा समय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, ये उनको याद रखना चाहिए। कब माओवादी विचारधारा फैली, पनपी, एकत्रित हुई, वो आपको याद रखना चाहिए। और मान्यवर 70 को भी मैं याद करना, अभी एक माननीय सदस्य जी ने बताया कि 70 में क्या हुआ था। 70 में एक नारा लगा था, आत्मा की आवाज पर मतदान कर, अंतरात्मा की आवाज पर इंदिरा जी ने लगाया और संजीव रेड्डी के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी उतारा। उस वक्त आधार तराश रहे माओवादी पार्टियों ने इंदिरा जी को समर्थन किया और अपने पार्टी में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए श्रीमती गांधी ने लपक लिया वो समर्थन को और 70 से लेकर जब तक 77 तक 80 तक इंदिरा जी वापिस नहीं आई, वो माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में रही। और मान्यवर यही समय है जब नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन 12 राज्यों में फैल गए, देश के 17% भूभाग में फैल गए और 10% से ज्यादा आबादी में पहुंच गए। मान्यवर कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि सत्ता के समर्थन के बगैर किसी भी हथियारी मूवमेंट का देश के दिल में बीचों बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक ये रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं। अभी पूछ रहे थे राजकुमार कि कहां से हथियार आए। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हथियार पकड़े गए हैं उसमें से 92% हथियार पुलिस के लूटे हुए हथियार है। थाने लूट लिए, गोलियां लूट ली और उसका उपयोग निर्दोष जवानों को, बच्चों को, कृषकों को मारने के लिए किया है। मान्यवर ये एक भ्रांति के तरह वामपंथी विचारधारा ने इसको प्रोपेगेंडा के माध्यम से फैला है, अपनी विचारधारा को टिकाने के लिए फैला है कि अन्याय से बचने के लिए हथियार हाथ में उठाए। मगर मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, राज्य शासन और संविधान की वैधता को किसी भी अन्याय के अवेज में चुनौती दी जा सकती है क्या? अन्याय के खिलाफ लड़ने का हमारे संविधान ने रास्ता बनाया है, इसीलिए राजकुमार रोत यहां बैठे हैं, चुनाव लड़े इसलिए यहां बैठे हैं, वरना वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते अगर हथियार लिया होता तो। आपने, हाँ, इसीलिए कहता हूं यही रास्ता है। हमने आज जिस व्यवस्था के निर्मूलन की मैं बात कर रहा हूं मान्यवर, वो लोकतंत्र की जड़ों पर वार कर रही है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है किसी भी समस्या का समाधान बहस से निकल सकता है, हथियारों से नहीं निकल सकता। और मान्यवर इन्होंने इस देश में वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया, स्टेट का वैक्यूम, सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान पर से श्रद्धा खत्म कर संविधान का वैक्यूम और पुलिस थानों को जलाकर सिक्योरिटी का वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार के लंबा समय नहीं चलेगा और कई देशों में हुआ है, कंबोडिया, पेरू, कोलंबिया, कई देशों के इतिहास इससे भरे पड़े हैं। भयानक रक्तपात हुआ है। हमारे यहां भी 20,000 लोग मारे गए। मान्यवर ये एक वैचारिक लड़ाई है। देश की जनता ने माओवादी उग्रवादियों को, वैचारिक लड़ाई है, माओवादी उग्रवादियों को
अन्याय के खिलाफ हथियारों की लड़ाई मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी। इसलिए सारे वामपंथी ऐसे येन केन प्रकारेण अलग अलग थियरी रचित कर अपने अस्तित्व को टिकाने में पड़ी। इनका एकमात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना, देश के असंतोष को, स्वाभाविक असंतोष को हथियारों के माध्यम से दिशा देना। स्टेट का वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान का वैक्यूम, सिक्योरिटी का वैक्यूम और रक्तपात, यही उनका उद्देश्य है जो अब सफल नहीं होगा। मानिए, और कई सारे भोले भाले ग्रामीणों को एनिमी इन्फॉर्मर बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। कौन सी अदालत ने फांसी पर चढ़ाया? इन्होंने जनता अदालत के नाम से एक फारस खड़ा किया, जहां ना कोई वकील है, ना कोई जज है, वो स्वयं बैठे हैं, वो स्वयं फैसले करते हैं और फांसी दे देते हैं। इसका जस्टिफिकेशन करते हुए मैंने तो सुना है, मैं आज नाम देना नहीं चाहता वरना यहां से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस देश में संविधान का राज है, फैसला संविधान द्वारा, सरकारों द्वारा रचित अदालतों में ही हो सकता है। और अगर किसी को अन्याय हो गया तो उसके ऊपर त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ने सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी और मान्यवर, विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया। इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करना। कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे बातचीत करो, जो कह रहे उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी, हथियार डाल दो। मैं आगे बताता हूं कितने लोगों ने डाल दिए और अब पुनर्वसन कर रहे हैं। और मान्यवर, इसका नतीजा ये आया कि 70 से 26 तक यहां ये चलता रहा। कई ऐसे हमले हुए, जहानाबाद का हमला, 1000 आर्म्स नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कैंप को और जेल को कब्जे कर अजय कानू समेत 389 कैदियों को मुक्त कराकर ले गए। आंध्र ओडिशा सीमा पर दर्जनों स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुनियोजित विनाश किया। हर ठेके में 20% का जनता ना टैक्स डालते रहे। मान्यवर, 70 ट्रकों में झारखंड में एक साथ आग लगा दी, 11 बोगियों में मालगाड़ी में एक साथ आग लगा दी और वार्षिक वसूली उनकी जनता ना टैक्स की, इनके ही सेक्रेटरी का जो कंप्यूटर मिला है इसके हवाले से कह रहा हूं, 240 करोड़ रुपया थी। मान्यवर, 240 करोड़ रुपया। और इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते, किस तरह से जस्टिफाई करते? मान्यवर, मैं आज ये नक्सलवाद मूल कहां से आया, परंतु हमारे देश के लिए वो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति ही नहीं थी कि जहां इस प्रकार के साम्यवादी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा का पनपना हो पाए। मान्यवर, मैं 1905 से 1924 रूस में साम्यवादियों ने क्रांति करी। 1914 के युद्ध में रूस की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई और वहां पर
भूख, महंगाई, अव्यवस्था और 1905 में खूनी रविवार की घटना ने जनता का विश्वास शासन के प्रति तोड़ दिया और उसने 17 की क्रांति की नींव तैयार की। और मान्यवर, मजबूर होकर निकोलस द्वितीय ने गादी छोड़ दी। वहां पर एक वैक्यूम खड़ा हुआ और वैक्यूम को भरने के लिए वहां पर लेनिन की अध्यक्षता में साम्यवादी सरकार आई। इसी तरह से चीन में एक अव्यवस्था खड़ी हुई। करोड़ों किसानों गरीबी और भूखमरी से जीवन जी रहे थे और 1921 में कम्युनिस्ट चीनी पार्टी की स्थापना हुई। माओ उनके नेता बने। कम्युनिस्टों और कुओमिंटांग के बीच में, जो वहां के सो कॉल्ड राष्ट्रवादी थे, राजा के वफादार थे, इनके बीच में युद्ध हुआ और 34-35 में एक लॉन्ग मार्च हुई और मान्यवर, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1939 में हुई। अब ये 1939 और 1925 वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसका हमारे देश में क्या असर हुआ है समझिए साहब। जैसे ही रसिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रसिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रसिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की। इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? इन्होंने तो अंग्रेजों का भी समर्थन किया था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी। ये भी समझने जैसा है कि सीपीआईएम क्यों बना। मान्यवर, 64 में 69 में 1969 में हो गया। बोलू यार, मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय कर आया हूं, पूरी बात बताऊंगा। मान्यवर, 1964 में सीपीआईएम बना। यह भी समझना पड़ेगा कि सीपीआई थी, फिर सीपीआईएम क्यों बनी। मान्यवर, 1964 में सोवियत रशिया और चीन के बीच में झगड़ा हुआ, तो दोनों साम्यवादी राष्ट्र के अंदर अलग अलग विचारधारा की साम्यवादी सरकारें आई। जैसे अलग अलग विचारधारा की आई, तो यहां पर चीन की भी एक समर्थित पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट खोल दी, जो अभी बोल रहे थे, अपने अमराराम जी बोल रहे थे। मान्यवर, ये दोनों पार्टियां कम्युनिस्टों की, एक रसिया में जब क्रांति हुई तब हुई, और एक रसिया के चीन के बीच मतभेद हुआ तब हुई। इसके बाद 69 में संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, आपके माध्यम से मैं देश को भी कहना चाहता हूं, 1969 में सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कोई विकास का वैक्यूम बनना नहीं था, कोई अधिकारों की रक्षा नहीं था। उसके संविधान में उद्देश्य था संसदीय राजनीति का विरोध कर सशस्त्र क्रांति करना, जो रसिया और चीन में कर चुके थे। मगर यहां राजाशाही नहीं बची थी, अंग्रेज यहां था नहीं, यहां संविधान से चलने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी। फिर क्यों संसद का विरोध? चुनाव लड़ते, जीत कर आते, अपनी बातों को लोगों को मनवाते, मगर वैसे तो कोई बात सुनेगा नहीं। इसलिए सशस्त्र क्रांति, क्रांति कई प्रकार की होती है। वैचारिक क्रांति होती है, कुछ लोगों ने गीतों लिखकर क्रांति की है, महात्मा जैसे लोगों ने अहिंसक क्रांति करी थी। इन्होंने सशस्त्र क्रांति और दूसरा
संसदीय राजनीति का विरोध करना, ये दो उद्देश्यों के साथ सीपीआई मार्क्सिस्ट बना और मान्यवर यही आज के माओवादी ये मूल समझे बगैर अन्याय 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 रटे जा रहे। भाई अन्याय के लिए नहीं बनी है, हमारी संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, संसद का जिसका आप सदस्य हो इसका विरोध करने के लिए बने। उसके बाद में 75 में जैसे ही कांग्रेस का समर्थन मिला, एमसीसी माओइस्ट बनी और बिहार झारखंड केंद्रित पार्टी बनी, फिर पीडब्ल्यूजी 80 में बना, वो आंध्र केंद्रित बना, 82 में दलित किसान केंद्रित सशस्त्र संघर्ष सीपीआई एमएल पार्टी यूनिटी बिहार में बनी, दलित किसान केंद्रित संघर्ष इनका उद्देश्य था। 98 में पीपल्स वॉर ग्रुप बना और उसमें माओवादियों का एकत्रीकरण हुआ। इतना सब करने के बाद भी वो सफल नहीं हुए और 2000 में PLJA बना, GA बना, जो सैन्य विंग बनी, गुरुल्ला फोर्स बनाई मान्यवर, और 2004 में ये PWG MCC दोनों का विलय हो गया। तो थ्योरी वाले और हथियार उठाने वाले दोनों 2004 में विलीनीकरण हुआ, 14 में मोदी जी आए और 26 में सबकी समाप्ति हो गई। ये टोटल 1925 से लेकर 2026 तक 101 साल का उनका इतिहास है मानिए। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे साथी सदस्यों को जो सामने बैठे हैं, आप इसको अन्याय का स्वरूप, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का स्वरूप मानकर महिमा मंडित मत करो। हम जिस सदन में बैठे हैं इसका विरोध करने के लिए वो जन्मे हैं। वोट की जगह बुलेट से शासन प्राप्त करना चाहते हैं। और मान्यवर, अगर यही बात है कि चर्चा करिए चर्चा करिए चर्चा करिए, चर्चा से कोई परहेज नहीं, हर कोई चर्चा का स्वागत करता है, पर फिर तो पुलिस क्यों रखी है? पुलिस की जरूरत ही नहीं है। सेना क्यों रखी है? पैरामिलिट्री फोर्स क्यों रखे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्चा से मानते ही नहीं है, वहां बल प्रयोग कर कर उनके अत्याचार से निर्दोष नागरिकों को बचाना पड़ता है। जब इन नक्सलवादियों ने सैकड़ों निर्दोष किसानों को बम लगा लगा कर पैर बगैर का कर दिया, कई स्कूलों में रेड कर कर 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चों को उठाकर ले गए और नक्सलवाद की सेना में भर्ती कर दिया, और क्या हम मुख्य दर्शक बनकर खड़े रहे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर नागरिक की सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करी है। जो भी अन्याय करेगा नागरिकों के साथ, समझा तो ठीक है मान्यवर, वरना फोर्स इसी के लिए बनाई गई है। इसका उपयोग भी होगा, परिणाम भी आएगा, और आज आ भी गया। मान्यवर, मैं जो इनके समर्थन में, जिनको पॉपुलर लैंग्वेज में अर्बन नक्सल कहते हैं, वो बुद्धिजीवी भाइयों को सवाल करना चाहता हूं। मैंने 6 दिन से लगभग 2000 आर्टिकल निकाले, सारे बुद्धिजीवी भाइयों ने लिखे हुए। मेरे पास इसका पूरा जिस्ट भी है। ये सभी आर्टिकलों में, सभी आर्टिकल हथियार उठाकर घूमने वाले माओवादियों के साथ चर्चा करो, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, इनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, सरकार विकास जल्दी करे, इस प्रकार के। एक भी आर्टिकल जो 8 साल का अबूझ बच्चे को उठा ले जाकर हाथ में हथियार पकड़ा दिए, इसकी मां के लिए नहीं है। मान्यवर, एक भी आर्टिकल अपने गांव से खेत में जाते हुए किसान का पैर उड़ गया और पूरा जीवन दिव्यांग बन गया, इसकी सिंपैथी के लिए नहीं है। 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनकी विधवाओं के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है, इनके अनाथ बच्चों के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है।
आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता मान्यवर। ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है। अगर मानवतावादी होते तो वो किसान का पैर उड़ गया इसकी भी चिंता होगी, वो अबूझ बच्चे से इसका बचपन छीन लिया इसकी भी चिंता होती। मान्यवर, वो हाथ में हथियार लेना नहीं चाहते, गरीबों के हाथ में हथियार दिलाकर अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को पनपाना चाहते हैं, मगर उनके भी दिन लग गए हैं। स्पष्टता से सुन लीजिए, ये पूरे देश में अब जागरूकता आई है। और क्या हुआ है, पूरा देश आज सुन रहा है, पूरा देश आज समझ रहा है। मान्यवर, मैं आज एक और बात बताऊं। किसी सदस्य ने जिक्र किया सलवा जुड़म का, और कांग्रेस के नेता और सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता वरना फिर से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, सलवा जुड़म का जजमेंट जो है इसका पक्ष लेते हैं। मान्यवर, सलवा जुड़म की शुरुआत 2005 में राज्य समर्थित, मतलब सरकार समर्थित जन आंदोलन के रूप में हुई। आदिवासी युवाओं को एसपीओ बना गया, जिसको कोया कमांडो कहते थे, और उनको ये जो आतंक फैलाते थे इनके सामने लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई। मान्यवर, एम्बुश की रणनीति जो अपना रहे थे, इसके खिलाफ उसी प्रकार की रणनीति अपनाने का निर्णय हुआ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि सलवा जुड़म की शुरुआत किसने की? मान्यवर, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं की थी। श्रीमान कर्मा ने किया था, जिनको नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया, और वो कांग्रेस के नेता थे। मान्यवर, 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च अदालत ने नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों ने एक विवाद दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तय किया कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई गैर कानूनी है, और तुरंत ही इनको हथियार वापस लेने का ऑर्डर कर दिया। परिणाम क्या हुआ मान्यवर? उनके हथियार वापस लिए गए, नक्सलियों के हाथ में हथियार थे, इन्होंने चुन चुन कर सलवा जुड़म में जुड़े हुए लोगों को मार दिया मान्यवर। और वही सुदर्शन रेड्डी विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने मान्यवर। कांग्रेस पार्टी जो कह रही ना हमारा क्या लेन देन है, ये लेन देन है। जो देश की कानून और व्यवस्था में मानता है वो सुदर्शन रेड्डी को कभी अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां न्याय तंत्र की व्यवस्था है, जो जज बनता है उसको तटस्थ माना जाता है, ये हमारे न्याय तंत्र की आत्मा है। मगर कोई व्यक्ति जज बनकर अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी का उपयोग कर कर, संवैधानिक कपड़े पहनाकर अपनी आइडियोलॉजी को ऑर्डर में कन्वर्ट कर कर हजारों बेगुनाह आदिवासियों की जान जाए ऐसा फैसला देता है, तो मैं ये जजमेंट की घोर निंदा करता हूं। और मैं उन लोगों की भी निंदा करता हूं जिन्होंने उनको वोट दिए, प्रत्याशी बनाए। मान्यवर, आइडियोलॉजी जनता के भले के ऊपर नहीं हो सकती। मान्यवर, आइडियोलॉजी
कभी अबूझ आदिवासियों की सुरक्षा के ऊपर नहीं हो सकती। आइडियोलॉजी जनता के भले से ऊपर नहीं हो सकती। मान्यवर, ये कह रहे हैं विकास नहीं है, विकास नहीं है। 2014 के पहले का मैं बोलूंगा तो फिर से हो हल्ला करेंगे, मगर 14 के बाद का तो बोलने का मुझे अधिकार है मान्यवर, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे नेता के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है मान्यवर। 2014 के बाद ये पूरे क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने का मंजूरी दिया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। ये विकास की बात करें, वो इसलिए हो रहा है कि धीरे 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 नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। वरना वहां सड़कें नहीं होती थी, आईडी गाड़ देते थे, ट्रकों को जला देते थे, और लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपया। मोबाइल टावर लगभग 5,000 मोबाइल टावर 6,000 करोड़ के खर्चे से हम लगा चुके हैं मान्यवर। वहां पर दूरसंचार पहुंचेगा तो ये दुनिया के साथ जुड़ेंगे, देश के साथ जुड़ेंगे, विकसित भारत के साथ जुड़ेंगे मान्यवर। 2 अन्य योजनाओं में और 8,000 4G टावर बनाने का हुक्म नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाद में दिल्ली जितनी ही कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्र में होगी मान्यवर। 1804 बैंक शाखाएं 12 साल में खुली, 1321 ATM खुले हैं, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस बनाए गए और 6,025 डाकघर खुले। ये सिर्फ 12 साल में हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ। चर्चाएं करी, विकास माओवादियों ने होने नहीं दिया। हमने माओवादियों के साथ चर्चा नहीं करी, उनको समाप्त किया और विकास को आगे बढ़ाया। 259 एकलव्य आदर्श विद्यालय हमने बनाए मान्यवर। इसके साथ साथ 46 ITI, 49 SDC सिकल डेवलपमेंट सेंटर बनाए, 16 कौशल विकास केंद्र बनाए और लगभग इस सब में 800 करोड़ रुपया का और खर्चा ये 12 साल में हमने किया है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में जहां CSC PSC नहीं थे, वहां पर 240 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमने बनाया। सिविक प्रोग्राम में 212 करोड़ के कार्य किए, जो स्वास्थ्य शिविर और दवाओं के जुड़े हुए हैं, और जनजातीय युवा एक्सचेंज के कार्यक्रम भी हमने बनाए। सिक्योरिटी के लिए, राज्यों की सहायता के लिए SRE लेकर आए, 10 साल में 3,000 करोड़ दिया। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए और 5,000 करोड़ दिया। एक्सटेंडेड SIS योजना लेकर आए और 2,000 करोड़ दिया और 4,000 करोड़ केंद्रीय निधि द्वारा क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पानी की छोटे पानी की टंकी है, जोड़ने वाली पुलियां हैं, गांव के अंदर पंचायत घर बनाना है, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपया दिया। मान्यवर, ये क्यों हो पाया और 70 से अब तक क्यों नहीं हुआ था? कांग्रेस पार्टी करना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं है। करने जाते थे वो धमाके कर मार देते थे। हमने धमाके करने वालों को समाप्त किया, तो ये विकास अब हो रहा है और विकसित बस्तर की रचना मान्यवर हो रही है। मान्यवर, अब मैं आ रहा हूं हथियारी माओवादियों के खिलाफ जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो अभियान चलाया, उस पर आ रहा हूं। 2014 के बाद क्या बदला मान्यवर? CAPF तो वही है, स्टेट पुलिस भी वही है। 2014 के बाद क्लियर पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इस काम में जुड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो,
चाहे वामपंथी उग्रवादी विस्तार हो, गैर कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इस पर कठोर हाथों से काम सेंटर और स्टेट के बीच में अलाइनमेंट हुआ। स्टेट की कैपेसिटी में गवर्नमेंट, गवर्नेंस और पुलिसिंग तीनों में हमने सुधार किया। सीएपीएफ और स्टेट पुलिस का समन्वय बढ़ाया। एक्शनेबल इंटेलिजेंस को नीचे तक परकोलेट करने की व्यवस्था की और जिम्मेदारियां भी स्पष्ट कर दी। मान्यवर, ऑल एजेंसी अप्रोच शुरू किया। सिर्फ हथियार नहीं, एनआईए, ईडी, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सभी नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम, ये सभी पर हमने प्रहार किया। इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसी लेकर आए, बाद में मैं आंकड़ा बताता हूं। डेवलपमेंट और गवर्नेंस में हमने कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा और अब पहले जहां राज्य की उपस्थिति नहीं थी, स्टेट नहीं था, वहां आज राज्य की उपस्थिति है। और नक्सलवाद के हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि राज्य अब हर गांव में पहुंच चुका है, वहां पंचायत बन चुकी है। मान्यवर, विकास के लिए हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लिया और सुरक्षा नकेल कसने के लिए होल ऑफ एजेंसी अप्रोच लिया। मान्यवर, तीन चीजें आज मैं देश के सामने, तीन तिथियां जरूर बताना चाहता हूं। 20 अगस्त, 24 अगस्त 2024, 20 अगस्त 2019 और कल 31 मार्च 2026। 20 अगस्त को गृह मंत्रालय में एक मीटिंग हुई और ये जो पूरा मोदी जी ने विकास का काम तो पहले से ही चालू कर दिया। ये पूरा पुलिस कोऑर्डिनेशन का काम, मॉडर्नाइजेशन का काम, रिटायर्ड नक्सलियों को पुलिस फोर्स में लेने का काम, इनके कोऑर्डिनेशन का काम, खुफिया एजेंसी के साथ, ये सब 20 अगस्त को डिजाइन करेगा। तो फिर इतनी देर क्यों लगी? बैठ जाओ। मैं बताता हूं पैसा का भी। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। और मान्यवर, यहां दूसरी तारीख आती, 24 अगस्त 2024। 2024 की शुरुआत में हाँ, एलिगेशन ही है, एलिगेशन है। हाँ, एलिगेशन समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। मान्यवर, जनवरी 2024 में पूछ के मान्यवर, 2024 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली। उसके दूसरे ही महीने मैं वहां गया था। भाजपा की सरकार ने पूरा समर्थन का भरोसा दिया, साझा रणनीति बनी और 24 अगस्त 2024 को मैंने घोषित किया था कि 21 मार्च 2026 को ये
नक्सलवाद पूरे देश से हम समाप्त करें। और उसके बाद जो हुआ वो मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, सुरक्षा घेरे में हमने बढ़ोतरी करी। मोदी जी के 11 साल में 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बने। नक्सल प्रभावित जिले जो 14 में 126 थे, आज सिर्फ 2 बचे। मोस्ट इफेक्टेड जिले 2014 में 35 थे, आज 0 है। नक्सल घटनाएं दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन जो 350 थे, आज 7 है। कैंप पिछले 6 साल में 406 नए सीएपीएफ के कैंप बनाए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए, 400 बुलेट प्रूफ ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियां हमारे जवानों को दी गई, 5 अस्पताल हमारे जवानों के लिए बनाए गए और कम्युनिकेशन की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई। मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? यहां बहुत सारे सांसदों ने कहा कि मारना नहीं चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। मैं आंकड़े उनके लिए पढ़ रहा हूं। 24, 25 और 26 इसका संयुक्त आंकड़ा मान्यवर में पढ़ता हूं। मारे गए नक्सली 3 साल के अंदर 26 के अब तक मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए और आत्मसमर्पण कितना किया? 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और आप हमें संवाद की बात कर रहे हो? 4839 सरेंडर हुए, 2218 जेल में गए हैं और सिर्फ 706 जो सरेंडर होने नहीं देते थे, इनको बैन में रखा था, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। और मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल होता है, यही शासन का नियम होता है। मान्यवर, हमने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों का उपयोग किया है। नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, सटीक निगरानी और ढेर सारे टेलीफोन बिलों का विश्लेषण करा है। लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स, सोशल मीडिया एनालिसिस, फोरेंसिक और तकनीकी संस्थानों की सहायता लेकर ये पूरे अभियान का हमारे गृह मंत्रालय ने नेतृत्व किया है। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट का उपयोग, इमेजिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा एनालिसिस से ये सफलता मान्यवर प्राप्त हुई है। मान्यवर, कई ऐसे अभियान भी चले जिसने बड़े बड़े क्षेत्र क्लियर कर दिए। अगर मैं नहीं बोलता हूं तो हमारे जवानों के लिए अन्याय हो जाएगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस 2022 में चला, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बिहार में चला। ऑपरेशन डबल वुड गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में चला। 8 से 25 फरवरी तीनों जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए। 2022 में चला। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म झारखंड के सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले में 1 से 3 सितंबर 22 में चला। ऑपरेशन भीमबंद मुंगेर जिले के जून व जुलाई 22 में चला। ऑपरेशन चक्रबांधा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में 22 में चला। और ये सारे एरिया मान्यवर इससे मुक्त हो गए। मान्यवर, एक ऑपरेशन की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में 50 किलोमीटर लंबी और 37 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी पर इन्होंने अपना एक परमानेंट कैंप बनाया था। 5 साल लड़ सके, इतना असला, इतने हथियार
सोलार से वहां लाइट की व्यवस्थाएं, ढेर सारी आईडी बनाने की फैक्ट्रियां और 5 साल का अनाज वहां पर भरा था। 400 से 500 कैडर वहां पर एकत्रित थे। और मान्यवर, मैं आज बड़े संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत गर्मी थी मान्यवर। 45 डिग्री टेम्परेचर पहाड़ पर था। पत्थर 10 बजते बजते गर्म हो जाता था। शरीर में से 2 लीटर 3 लीटर पसीना बह जाता था। हम जवान को पीने के लिए रेशनिंग में 300 ग्राम पानी देते थे। जवानों ने उफ नहीं की मान्यवर। 21 दिन तक ऑपरेशन चला। 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए। बाकी सारे नीचे उतरते ही पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए या सरेंडर किए। और ये पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत किया। मैं आज भी बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े भाव के साथ सीए बोलता हूं। सुनिए ना, आगे सुनिए ना। मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर इनके किले को तोड़ा है। वैसे ये कह रहे हैं ग्रेहाम का भी रोल है, मगर हमें तेलंगाना सरकार ने ऊपर आने से ना बोल दी थी कि हम ऊपर नहीं आएंगे, ये नीचे आएंगे तो हम इनको रोकेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जो नीचे आए इसको रोका है, ऊपर नहीं आए मान्यवर। और ये आज जो 2024 की इनकी मुख्य कैडर है मान्यवर, इसकी स्थिति आज मैं बताना चाहता हूँ। सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर 2024 की शुरुआत में कुल 21 थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। 21 थे, एक पकड़ा गया है, 7 सरेंडर हुए हैं, 12 मारे गए हैं और एक फरार है। उसके साथ भी वार्ता चल रही है। मुझे लगता है वो भी जल्दी सरेंडर कर देंगे। तो 21 के 21 सेंट्रल कमिटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर समाप्त हो चुके हैं और केंद्रीय व्यवस्था उनकी टूट चुकी। दंडकार्य में 27 स्टेट कमिटी थी, 27 की स्टेट कमिटी थी। 3 अरेस्ट हुए, 20 सरेंडर हुए, 11 मारे गए और 2 से बातचीत चालू हुई है। वो भी 37 के 37 लोग दंडकारण्य जो उनकी मुख्य स्टेट कमेटी थी वो समाप्त हो चुकी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एमएमसी स्टेट कमेटी 3 सरेंडर कर गए, 3 की ही बची थी। ओडिशा 4 बचे थे, 1 सरेंडर करा, 3 मारे गए। ओएससी ओडिशा 5 सरेंडर करे, 5 मारे गए, 10 ही थे। डिस्टर्ब रीजन ब्यूरो अरेस्ट 1 हुआ, 3 मारे गए, 1 फरार है। खाली मन 1 ही फरार है, तो 6 के 6 हो गए। और तेलंगाना में 6 सरेंडर हो गए, 3 मारे गए, 1 भी नहीं बचा है। तो उनकी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीएमसी ये पूरा समाप्त हो चुका है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर, बसवराजू इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे,
न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। मान्यवर, मुख्य हथियारी माओवादी समाप्त हो चुके हैं। मान्यवर, हमने एकदम ल्यूक्रेटिव पुनर्वसन पॉलिसी को भी अपनाया है। मान्यवर, आत्मसमर्पण की प्रोत्साहन राशि 50,000 घोषित की गई है। सामूहिक सरेंडर पर दुगना कर देते हैं। मोबाइल सबको सरकार की ओर से देते हैं। हथियार जमा कराने पर और मुआवजा देते हैं। पुनर्वसन केंद्र पर कौशल प्रशिक्षण व टूल किट का वितरण करते हैं। 10,000 रुपया प्रति माह 36 माह तक हम उनको देते हैं। सभी को मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गिफ्ट दी है। नक्सल मुक्त पंचायत होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और मान्यवर, हमने कैंप लगाए सरेंडर के। मैं आज इस सदन को बड़े संवेदनशीलता के साथ बताना चाहता हूँ, मैं गया हूँ वो कैंपों में। मान्यवर, कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वो कैंप में सालों तक हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों को सामान्य मानवीय नागरिक बनाने का प्रयास करें। वहां जाते हैं साहब, आंख में आंसू हो जाए ऐसे दृश्य खड़े होते हैं। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं, क्यों रो रही हो? कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है। 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूं। मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। मान्यवर, लिपस्टिक लगाते लगाते वो रो पड़ते। मेहंदी हाथ में लगती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहां पर बस्तर में मान्यवर साप्ताहिक बाजार लगते हैं। उनके माँ बाप को मिलने के लिए ले जाते हैं। खुद तो माँ बाप के आशीर्वाद लेते हैं और नए जीवन की आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ लोग माँ बाप को पीटने लगते हैं, क्यों दे दिया हमने नक्सलियों को, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। 25-25, 30-30 साल तक न पढ़े न लिखे, निरक्षर रहे, खाना नहीं मिला, पशुओं की तरह दौड़ते रहे, ना रात देखा ना दिन देखा, पूरा जीवन इनका तबाह हो गया। और जिसको भी ये नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगती है, मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं। वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे और कोई। इनका अधिकार जो छीन लिया है, इसका हिसाब कभी न कभी देना पड़ेगा। मैं तो जन्म से हिंदू हूं मान्यवर, कर्मों में मानता हूं। जिन्होंने भी शब्द से भी प्रचिन्न समर्थन नक्सलाइटियों का किया है, वो सब इस पाप के इतने ही भागीदार है जितना बंदूक लेकर घूमे। मान्यवर, इनकी नौकरी और रोजगार के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए। मान्यवर, कौशल केंद्र बनाए हैं, 12वां इनके बच्चों के लिए 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा करी है। महिलाओं को 2 लाख का और पुरुषों को 5 लाख का ऋण की व्यवस्था है। वहां बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम, इसके माध्यम से संस्कृति और खेल का हम बढ़ावा कर रहे हैं। और वहां पर अब 1,20,000 कलाकारों ने
बस्तर पंडुम में भागीदारी ली और 5,50,000 आदिवासी खेल खेले। मेरा तो विपक्ष के सभी उन सदस्यों से विनती है कि जो इसको न्याय की लड़ाई कहते हैं वो बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक में जाएं। मान्यवर, मेरे घर पर जिनके पैर उड़ गए, हाथ कट गए, आंख चली गई, ऐसे लोग आए थे, नाश्ता किए थे। मैं जानता हूं उनकी वेदना। राष्ट्रपति जी ने भी उनको बुलाया था। कभी 1 घंटा तो उनके लिए निकालो भाई। इन पर जुर्म डालने वाले को लिए भाषण करने के लिए आपके पास बहुत समय है। वो जुर्म का परिणाम देखने के लिए 1 घंटा निकालिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मान्यवर, आज मैं यहां पर अंत में 2070 से नक्सली आतंक क्यों चला इसके तय में भी जाना चाहता हूं। मान्यवर, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब एक NAC बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। PM की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हमने सुनी थी, पार्लियामेंट में बहस के दरमियान सदस्य एडवाइस दे वो भी सुना था। एक नई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम खड़ा किया गया जो देश के कानून बनाता था। इस फोरम में कौन था मान्यवर? सोनिया जी इसकी अध्यक्ष थी, हर्ष मंदर इसके सदस्य थे। उनके NGO अमन वेदिका में शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी और रिकॉर्ड है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थी जिन्होंने अपहरण के केस अर्बन एरिया में किए थे। और मान्यवर, NAC देश का नीति निर्धारण करती थी। रामदयाल मुंडा वो कहते थे नक्सल ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा कठोर है। ये प्रच्छिन्न समर्थन ने ही नक्सलियों की हिम्मत बढ़ाई। शबनम हाशमी, राम पुनानिया, उषा रामनाथन, NC सक्सेना, जीन ड्रेज, फराह नकवी और मान्यवर एक विनायक सेन, वो 2010 में अदालत द्वारा दोषी पाए गए, फिर भी प्लानिंग कमीशन की हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर उनको रखा गया। और जयराम रमेश ने एक महेश राउत को, जो नक्सली था, उसकी रिहाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और मान्यवर, ये नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा, EAS शर्मा, ये सारे लोग सलवा जुडम के केस के साथ भी जुड़े थे। मान्यवर, जब देश के सर्वोच्च सत्ता के केंद्र सरकार की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो PM के भी ऊपर थी, इसके सदस्य अगर नक्सलवाद के समर्थक हो तो आप मुझे बताइए मान्यवर, किस तरह से नक्सलियों का हौसला टूटेगा? कैसे टूटेगा? और एक कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये भाग नहीं सकते मान्यवर, ये तो इतिहास है। और जो लोगों को विरोध है मेरी बात की, कल आने वाले दिनों में सैकड़ों पुस्तकें लिखी जाएगी जो आपके कारनामों से भरी हुई होगी। कैसे भागोगे? लोकतंत्र के अंदर किसी का आवाज दबाया नहीं जाता। मान्यवर, 2011 में मनमोहन सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप लॉन्च की। मान्यवर, उनका काम युवाओं को एक्सपोजर देना था। इसमें एक महेश राउत फेलो बने, जो महाराष्ट्र पुलिस के नक्सलियों के साथ संबंध के चलते महाराष्ट्र पुलिस के केस में जेल में गए। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने की हुई प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप जब लॉन्च हुई तो उसका एक बेनिफिशियरी नक्सलवादी है, तो नक्सलवादियों के हौसले भला कैसे टूटेंगे? मान्यवर,
मान्यवर 2010 गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने एक वक्तव्य दिया, चितलनार छत्तीसगढ़ में एक साथ 76 जवानों को मार दिया। उसके बाद जेएनयू, जिसका अभी अमरा राम जी महिमा मंडन करते थे, जेएनयू वो यूनिवर्सिटी में उत्सव मनाया, वहां एक नृत्य किया कि 76 पुलिस के जवान मारे गए और नृत्य में जमीन पर भारत का तिरंगा बिछाकर पैर के नीचे रख कर नृत्य किया। इसका समर्थन ये मान्यवर करते हैं। मान्यवर चिदम्बरम साहब 76 जवान मारे जाने के बाद किसी को खाना मुंह नहीं लगता, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। मान्यवर चिदम्बरम साहब ने कहा, हम आपसे, मतलब कोट अनकोट है और नक्सलियों को कह रहे, हम आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हथियारबंद आजादी की लड़ाई में विश्वास करते हैं। मान्यवर किस प्रकार से देश चला है और पूरे तालाब में पानी भरा है, इसमें गोता लगाते हैं और कपड़े भिगोए बगैर बाहर निकलते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो ऐसे जादूगर देखे नहीं है। तालाब में गोता लगा दे आदमी और बाहर निकले, एक भी कपड़ा भीगा ना हो और कहेंगे मैं तो निर्दोष हूं, मैं गया ही नहीं, मैं तो बोला भी नहीं, चाला भी नहीं। एक कमाल जादू आता है। मान्यवर मैं अब उनके नेता की बात करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। 2010 में उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया। सिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुम्माडी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 25 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, मान्यवर 2025 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, इसके साथ मुलाकात की। मान्यवर आज हिडमा जब मारा गया, मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मान्यवर फिर से एक बार ये लड़ाई में जो जवान जिस फोर्स के शहीद हुए हैं, अपाहिज हुए हैं और जो नागरिक मारे गए, वो सबको पूरे सदन की ओर से मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को पूरा करता हूं।